वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में आज की तारीख में जो दो खास अट्रैक्शन नजर आ रहे हैं, उसमें एक तो ये है कि ग्रेट प्ले फॉर डिविडेंड, तो अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलने की उम्मीद है आने वाले समय में। और दूसरा क्या है कि उनके माउथ वाटरिंग प्राइस टू बुक जो है बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाया गया और इसको पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने के लिए पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। तो आपको कोई भी निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। और मार्केट की जो रिस्क है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो किसी भी निवेश में जो है बना रहेगा, उसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। जो 12 पीएसयू बैंक हैं, 12 पीएसयू बैंक में जो पुराना डिविडेंड मिला था, वो डिविडेंड आप देखिए कि पिछले साल मतलब फाइनेंशियल 20-21 में सिर्फ दो बैंकों ने फाइनेंशियल डिविडेंड दिया था। वो है इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके पहले जो बाकी बैंक हैं, उनमें 16-17 में एक दो, और बाकी जो है 14-15 में डिविडेंड इन्होंने दिया। और इसी बीच 4-5 साल तक कोई डिविडेंड दिया नहीं। अभी जो गए साल का जो डिविडेंड अभी कुछ दिनों पहले ही मिला है, तो वो जो है 12 में से 9 बैंकों ने डिविडेंड में वापस आ गई, और 3 अभी भी जो बची हुई जो डिविडेंड में नहीं आई, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक या आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो बाकी जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो भी है डिविडेंड यील्ड आ रही है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। और जो इनके प्राइस हाई लो, करंट प्राइस जो अभी जो क्लोजिंग प्राइस है, लाल वाले जो घट के बंद हुए 8 तारीख को, और जो हरे वाले हैं वो बढ़ के बंद हुए, उनके प्राइस दिए हुए, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई चेंज नहीं हुआ था। तो मेन जानकारी ये है कि जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख लीजिए, और बैंक ऑफ कैनरा बैंक देख लीजिए, 16-17 में लास्ट डिविडेंड दिया था, और उसके बाद अभी दिया। अभी उसके अलावा जो बैंक हैं, अब 15-16 में है यूनियन बैंक ने दिया था, उसके अलावा 15-16 में पंजाब एंड सिंध बैंक ने दिया था। उसके और एक साल पहले से बंद करके बैठे हुए वो है पंजाब नेशनल बैंक। और आपका देखिए ये है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो इस तरह का हालत था। अभी क्योंकि वापस डिविडेंड में आ गई है, तो इसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन ये बनता है। तो जो ये है दूसरा जो फैक्टर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दो छोड़ दीजिए, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनका प्राइस टू बुक 1 से ज़्यादा है। बाकी का प्राइस टू बुक जो है 1 से कम है। और उनमें कई सारी बैंकों का प्राइस टू बुक अभी भी आधे से भी कम, मतलब 0.5 से भी कम है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, और पंजाब नेशनल बैंक है, और कुछ ये 0.59, तो इस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है। तो इस स्लाइड में हमने प्राइस टू बुक के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जिससे कंपैरिजन करके आप सभी बैंकों में निवेश करने की बजाय कुछ अट्रैक्टिव बैंकों में निवेश करें, जिनके बाकी पैरामीटर्स काफी बेहतर हो चुके हैं। और जो जो पिछले 4-5 साल में समस्या रही एनपीए की, तो एनपीए में काफी हद तक कवरेज हो चुका है। जो आपको नजर आएगा पीसीआर मतलब प्रोविजनल कवरेज रेशियो, जो 90 के ऊपर भी कुछ बैंकों का है और 85 के ऊपर है, तो उसको अच्छा मान सकते हैं। इधर लास्ट कॉलम में डिविडेंड यील्ड दिखाया, जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया वो तो उनको छोड़ दीजिए। और बाकी जो दो बैंक का डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा आया, वो है बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक। उसके अलावा जब नेट एनपीए की शर्त के बारे में सोचते हैं, तो एनपीए में एसबीआई एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी का एनपीए सिर्फ जो आप देख रहे हैं पीएनबी का एनपीए 4.8 है नेट एनपीए, और बाकी सबका काफी कम है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए 1 से भी कम पे आ गया। और ये सारी फिगर्स जो है मार्च क्वार्टर की है, अभी जून क्वार्टर के लिए इनको अपडेट नहीं किया गया। जब ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, तो ग्रॉस एनपीए में 2 डिजिट में अभी भी पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये जो है अभी भी डबल डिजिट में इनके ग्रॉस एनपीए हैं। कासा में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कासा जो है 57% है, बहुत अच्छी है। और उसके अलावा 50% सेंट्रल बैंक में भी है। और जो है
उसके अलावा बाकी ज़्यादा से ज़्यादा के 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर होने से इसको अच्छा माना जाता है। जिनकी 40 के नीचे है कासा फ्रंट में, वो जो है कमज़ोर है अभी बैंक, उनमें उनको कासा में अपना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है बेसिकली। तो यूको बैंक टचिंग में है, बैंक ऑफ इंडिया है, 36 यूनियन बैंक टचिंग में है, पीएनबी ऑलरेडी आ गया है, कैनरा बैंक को अभी आना है इसमें। और दूसरा पैरामीटर होता है निम। निम जो है सरकारी बैंकों की जो खास तौर से कम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम का मतलब होता है, इसमें जो 4 का फिगर होने से बहुत अच्छा ये माना जाता है, लेकिन 4 जो है किसी का भी नहीं, इंक्लूडिंग एसबीआई 2.5 के आसपास है, 2 के आसपास है। तो इसी रेंज में सभी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसी के रेंज के वैल्यूशन अभी आपको जो सस्ते वैल्यूशन मिल रहे हैं। तो और जब कवरेज पूरा हो गया, मतलब आपने जितना भी एनपीए है, नया एनपीए बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, और पुराने एनपीए के लिए कवरेज किया हुआ है, तो जैसे जैसे रिकवरी आएगी तो सीधे सीधे बॉटम लाइन में नजर आएगी। बॉटम लाइन में आएगी तो मतलब आपको प्राइस अर्निंग मिलेगा, में वो रिफ्लेक्ट करेगा, प्राइस में अर्निंग में रिफ्लेक्ट करेगा, तो प्राइस अर्निंग, और जो अभी सस्ते भाव में ऐसे ही मिल रहे हैं और भी भाव, प्राइस विल इंक्रीज। इस तरीके से एक और जो अट्रैक्टेड इसमें अट्रैक्शन है पीएसयू बैंक में, वो है डिसइन्वेस्टमेंट का, लेकिन थोड़ी सी उसमें अभी भी चल रही है, ये काफ़ी पुरानी जानकारी इसमें हमने शेयर किया, जो उस समय 4 बैंकों के डिसइन्वेस्टमेंट की, विनिवेश की तैयारी चल रही थी। अभी तक भी इसमें क्लैरिटी पूरा आया नहीं है, सिर्फ अभी आईडीबीआई बैंक की ही चर्चा हो रही है। उसके अलावा 2 नाम बीच में आए थे, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के आपको वैल्यूएशन इसीलिए स्ट्रेच मिल रहे हैं कि उसका हो सकता है कि वह उसका डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले हो जाए। अभी इनकी सभी बैंकों की तुलना करेंगे प्राइस के फ्रंट पे, प्राइस अर्निंग के फ्रंट पे, और जो बाकी प्राइस परफॉर्मेंस जो पिछला एक साल में रहा, ये 27 जनवरी 2021 से लगा के 8 अगस्त 2022 के प्राइस ट्रेंड है। तो एसबीआई का जैसे है, एसबीआई तो एक्सेप्शन में मानेंगे, एसबीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन ये बेसिकली नहीं है। दिस प्रेजेंटेशन इज बेसिकली टू चूज फ्रॉम बैलेंस 11 पब्लिक सेक्टर बैंक में से जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, जिसके पैरामीटर्स आपको अच्छे लगते हैं, उसमें आप निवेश करके आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा पैसा उसमें बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल पिछले 1 साल में जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ये 1 साल पहले जो इनका भाव था उससे कम भाव में अभी मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे सभी जो है पॉजिटिव हो गए, और प्राइस अर्निंग में भी जो है इनका बहुत सारे 5 की प्राइस अर्निंग में अभी उपलब्ध है। इसके बाद जो कोई क्वार्टर में, उसके बाद एक एक बैंक के लिए एक एक अलग अलग प्रेजेंटेशन हम जो है पब्लिश करेंगे, उसमें जो है जो इनको जिस हिसाब से अट्रैक्टिव है उसके हिसाब से एक कुछ उनके वो किया जाएगा। तो ये पूरा जानकारी था जो पब्लिक सेक्टर बैंक का अट्रैक्शन आज की तारीख में बना हुआ है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा, मतलब इतने साल बाद ये डिविडेंड देना शुरू किया, मतलब मैनेजमेंट को, सरकार को कॉन्फिडेंस आया है कि ये अभी आगे आने वाले समय में भी डिविडेंड देते रहेंगे और ज़्यादा डिविडेंड देंगे। और उसके अलावा प्राइस टू बुक बहुत अच्छे भाव में अवेलेबल है, कंपेयर टू जो प्राइवेट बैंक है जिनके बारे में आपको टीवी में इधर उधर बहुत चर्चा देखने को मिलती है, उनका प्राइस टू बुक जो है 4 के आसपास होता है, और इनका जो है आधा है, आधे के आसपास है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्राइस के अप्रिसिएशन के होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश आने वाले 1-2-3 साल के अंदर बनी रहेगी। उसका फायदा आपको अभी निवेश करने से मिल सकता है। तो ये थी जानकारी। हमारा वीडियो यूट्यूब में पब्लिश होगा, यूट्यूब में आप वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो है इसके अलावा ट्विटर हैंडल व्यूसंसी2 वहाँ पे भी होगा, और आप चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नए से नए वीडियो समय समय पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।